वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग 100 प्रश्न का प्रैक्टिस शीट देखेंगे। सभी प्रश्न है जो आपको जीके जीएस से होगा। ठीक है, एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है फ्रेंड्स, मात्र आपका 4 से 5 दिन और का समय बचा हुआ है। तो ऐसे में फ्रेंड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस शीट कर करके जाएँ। मेरी यही कोशिश रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को प्रैक्टिस शीट करवाऊँ। ठीक फ्रेंड्स, टोटल 100 प्रश्न बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें आपका 70 प्रश्न है जो आपको जीके जीएस से रहेंगे। 30 प्रश्न में फ्रेंड्स आपका 10 प्रश्न आपका मैथ से, 10 हिंदी से, 10 अंग्रेजी से रहेगा। तो सभी का मैं वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्रेंड्स, इसलिए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। सभी का पीडीएफ भी टिक कर करके फ्रेंड्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा रहा हूं। तो जो टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है फ्रेंड्स आपका जीके मास्टरमाइंड। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फटाफट 100 प्रश्न देख लेते हैं। सब फाइनल रिवीजन है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी से मैं कंटिन्यू एग्जाम तक जितना से ज़्यादा मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊंगा। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? रथ मंदिर सबसे छोटा कौन है? 4 रथ मंदिर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसमें आपका द्रौपदी रथ है जो सबसे छोटा है। सवाल नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। आप लोग गेस करते चलिएगा। सवाल नंबर 2, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फटाफट गेस करिएगा फ्रेंड्स। सवाल नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 3 को देखें, कह रहा है फ्रेंड्स आपका घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? यानी गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? 3 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अलादीन खिलजी जो आपका घर यानी गृह कर लगाया था। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 आपका फ्रेंड्स की किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? आगरा शहर का नींव डालने के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 4 का सभी को पता होगा, आगरा शहर किसने बनाया? सिकंदर लोदी ना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा सवाल है, हो सकता है पूछा जाए। ठीक फ्रेंड्स, देखिए आप लोग का तैयारी के लिए और फ्रेंड्स जो मेरा वेबसाइट है जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग वहाँ पर जा करके प्रत्येक दिन सेट को रिपीट जरूर करते रहें। उससे क्या होगा, आपको सब याद हो जाएगा। और अब एक बार वेबसाइट पर पढ़ के देखिए फ्रेंड्स, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। सभी का आंसर छुपाया हुआ है, देखिएगा वहाँ पर आपका प्रैक्टिस, आपका तैयारी का लेवल भी पता चलेगा। अब वेबसाइट का नाम है gkmastermind.com। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको गूगल में भी सर्च करिएगा तो आ जाएगा, नहीं तो इसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सवाल नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो सिकंदर लोदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, इब्न तुतुता भारत में किसके शासन काल में आया था? हो सकता है सवाल आपको पूछ दिया जाए, तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न तुतुता आया था। ठीक है, इब्न तुतुता कहाँ का निवासी था फ्रेंड्स? मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा, ये सब जो मोरक्को का निवासी था ना। तो ये आपका किसके शासन काल में आया था इब्न तुतुता? तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था फ्रेंड्स, ये जरूर याद रखिएगा। तो 5 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। सवाल नंबर 6 को देखें कि असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? असम एवं कूच बिहार में, तो इसका 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शंकर देव ने किया था। चलिए सवाल नंबर 7 को देखें। सवाल नंबर 7 आपका है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने राम सीता की आकृतियों और रामस्य देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? ठीक है, राम सीता की आकृतियाँ और रामस्य देवनागरी लेख के कुछ से युक्त कुछ सिक्के चलाए थे। कौन सा राजा चलाया था? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने चलाया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देते हैं। अगला सवाल, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? जौनपुर से फतवा कौन सा आपका मुगल बादशाह के विरुद्ध में जारी किया गया था? 8 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अकबर के विरुद्ध आपको ये फतवा जारी किया गया था। चलिए अगला सवाल 9 नंबर सवाल को। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 9 देखिए। सवाल नंबर 9 आपका सुमेलित करने के लिए दिया गया है। एक साइड में आपका निर्माता का नाम है, दूसरी साइड में स्मारक। ठीक है, तो चलिए इसको मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए सवाल नंबर 9 है कि बाबर है जो आपका जमा मस्जिद का निर्माण संभल का, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, संभल, बाबर ने संभल में कहा, तो संभल में जमा मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था, याद रखिएगा। हुमायूं दिल्ली में दिन पनाह का स्थापना किसने किया था? तो हुमायूं। ठीक है, दिन पनाह दिल्ली में, हुमायूं ने दिल्ली में दिन पनाह का स्थापना किया था फ्रेंड्स। ठीक है, अकबर है जो जहांगीरी महल, अकबर है जो आपका फतेहपुर सीकरी में जहांगीर महल का निर्माण करवाया था। और जहांगीर है जो फ्रेंड्स अकबर के मकबरे का पूर्ण करवाया था, कहाँ? आपका सिकंदरा में।
तो इसका बिल्कुल सही है, यानी कि एक का ये सभी जो इसे लिखा हुआ है फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरह से जो लिखा है, एक का एक, बी का दो, सी का तीन, डी का चार, ये सही लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। तो सवाल नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चिनकिलीज खां, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिनकिलीज खां को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 11 को देखें। सवाल नंबर 11, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। तो किसने किया था, सूरत में सर्वप्रथम जो अपना फैक्ट्री किसने स्थापित किया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपके अंग्रेजों ने किया था। कह रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों ने। क्योंकि फ्रेंड्स 1613 ईस्वी में, याद रखिएगा 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी, ठीक है। और डचों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री कब खोला था फ्रेंड्स, तो 1616 में खोला था, ठीक है सर, 1616 में। लेकिन इससे पहले 1613 ईस्वी में अंग्रेज ने खोला था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किसने किया था, तो आपका अंग्रेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है, कहाँ स्थित है 12 का। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो इसका शासनकाल था आपका 1700 कितना फ्रेंड्स 86, 1786 से लेकर के 1993 तक आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल था। और इसका जो अथी है फ्रेंड्स आपका कब्र कहाँ है, तो गाजीपुर में है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो कब्र कहाँ है फ्रेंड्स, तो आपका गाजीपुर में है। चलिए सवाल नंबर 13 को देखिए। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था। सहायक संधि के बारे में बहुत बार मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, लॉर्ड वेलेस्ली, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो सकता है प्रश्न पूछा जाए। सहायक संधि का पूर्ण क्रियान्वयन है जो लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है। और जो जिसने सर्वप्रथम इस संधि के लिए आपका कितना 1798, याद रखिएगा 1798 में हैदराबाद के निजाम को बाध्य किया था सहायक संधि के लिए, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। तो सबसे पहले आपको किसी को बाध्य किया था, हैदराबाद के निजाम को। तो ये भी याद रखिएगा 1798 में। ये सवाल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 14 को देखिए फ्रेंड्स कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने किया। 14 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण कुमार मित्र ने किया था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने किया था, तो उसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कृष्ण कुमार मित्र ने किया था। 14 का बी। सवाल नंबर 15 को देखिए। 15 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन सा मैरिज एक्ट फ्रेंड्स, तो नेटिव, ठीक है, कौन सा, तो नेटिव मैरिज एक्ट को। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केशव चंद्र सेन ने, ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट को क्या कह सकते हैं, सिविल मैरिज एक्ट भी कह सकते हैं। तो इसमें आपका किसने आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो केशव चंद्र सेन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 16 को देखें। सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था। उदारवादी से कौन इसमें जुड़ा नहीं था। 16 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय जो उदारवादी से आपका इसमें जुड़े हुए नहीं थे, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी आपका फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी तथा क्या गोपाल कृष्ण गोखले सभी थे जो उदारवादी नेता माने जाते थे। जबकि फ्रेंड्स आपका बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्र पाल हो गया, अरविंद घोष हो गया, ये सभी है जो उग्रपंथी विचारधारा के कांग्रेसी नेता माने जाते थे, ठीक है। तो आपका लाला लाजपत राय जो उदारवादी नहीं थे। तो सवाल नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 17 को देखिए फ्रेंड्स। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी, ठीक है, कौन सा है आपका जो कांग्रेस की आलोचना करती थी। 17 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ, केसरी, ठीक है, केसरी। बाल गंगाधर तिलक का जो पत्र था फ्रेंड्स केसरी, यही है जो कांग्रेस की क्या करते थे, आलोचना करते रहते। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 17 का। सवाल नंबर 18 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 18, निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं था। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज किए थे फ्रेंड्स, सुमेलित से कब किए थे, याद रखिए 1828 ईस्वी में।
स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के किए थे फ्रेंड्स, ये भी सही आपका। कब किए थे? तो 1875 ईस्वी में किए थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ठीक है, ये भी आपका सुमेलित है फ्रेंड्स। इसको स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद में महादेव गोविंद रनादे थियोसॉफिकल सोसाइटी, आपका 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका है जो गलती हो जाएगा, महादेव गोविंद राणा थियोसॉफिकल सोसाइटी की नहीं थे, ठीक है फ्रेंड्स। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम HP ब्लावांटेस्की ने अमेरिका में की थी, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी जो सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों को याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये तीनों है जो आपको, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय हो सकता है पूछ दिया जाए 1828 ईस्वी में फ्रेंड्स, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज को कब किया था? 1875 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? एक कल का लाइव क्लास में मैं बताया था, ठीक। कब किया था आप लोग बताए थे फ्रेंड्स, तो इसका हमें कमेंट करके जवाब बता दीजिएगा कि आखिर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन को स्थापना कितने ईस्वी में किए थे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया आपका 18 का, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला सवाल को देखते हैं, 19 नंबर सवाल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत बार बताए हैं इस सवाल का। 19 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में, ठीक है। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्या हुआ था फ्रेंड्स? आपका 1857 का विद्रोह हुआ था, ये भी याद रखिए। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1857 का विद्रोह। सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? ठीक है, पहली बार तो आपको हरिपुरा में चुने गए थे, दूसरी बार किस में चुने गए थे? मेरे ख्याल से आप लोग को पता होगा 1939 ईस्वी में त्रिपुरी में, ठीक है। इसमें आप इन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया था कुछ मनमुटाव होने के कारण। तो पहली बार आपका 1938 में, ये भी याद रखिएगा। पहली बार है जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कितना? 1938 में, जहाँ तो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दूसरी बार त्रिपुरा में हुआ था 1939 में, ठीक है। कब हुआ था? 1939 में हुआ था। तो यहाँ पर अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन ये बाद में इस्तीफा दे दिए थे। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिपुरी अधिवेशन। सवाल नंबर 21 को देखते हैं कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया था? 21 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर लाहौर का अधिवेशन। लाहौर का अधिवेशन आपका 31 दिसंबर 1929 में लाहौर में आपका अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स। कब? लाहौर अधिवेशन सभी को पता है, जिसमें आपका पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। सवाल नंबर 22 को देखिए। सवाल नंबर 22 है, कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित है? 22 नंबर सवाल का राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर आगा खां पैलेस में, ठीक है। आगा खां पैलेस पूना में स्थित है आपका। भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब हुआ था फ्रेंड्स? आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कहीं पे 8 अगस्त देगा, कहीं पर 9 अगस्त, ये सवाल पूछ दिया जाएगा, हो सकता है। तो 9 अगस्त कितना? 1942 ईस्वी में पूरे भारत में आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त जरूर याद रखिएगा को शुरू हुआ था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। तो कह रहा कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियाँ किस परिसर में स्थित है? तो आगा खां पैलेस में। आपका 22 नंबर सवाल का राइट आंसर ये हो जाएगा। सवाल नंबर 23 को देखें। सवाल नंबर 23 है, कोरी क्रिक स्थित है। कोरी क्रिक है जो कहाँ स्थित है? तो सवाल नंबर 23 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कच्छ के रण में स्थित है। कोरी क्रिक है जो आपका कहाँ स्थित है? तो आपका कच्छ के रण में। 23 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 24 को देखिए। सवाल नंबर 24 है, कावेरी का नदी का उद्गम स्थल क्या है? चलिए बताएं, कावेरी का उद्गम स्थल क्या है? देखिए, कावेरी नदी का अगर उद्गम स्थल के बारे में बात किया जाए तो फ्रेंड्स, तो कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में, ठीक है, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, ठीक है। यही इसका उद्गम स्थल। ऑप्शन नंबर बी 24 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 25 को देखें। सवाल नंबर 25 आपका हो गया। सवाल नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपका सही सुमेलित कौन सा है? नहीं है पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, इस टाइप का सवाल आपको पूछा जाएगा, कौन सुमेलित नहीं है। सवाल नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो आपका सुमेलित नहीं है। गढ़ जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में बिल्कुल सही है, ये आपका तो सुमेलित नहीं है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सही है। शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में पड़ता है। ये मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में जो बता रहा है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में। कहाँ है आपका? ये गुजरात में है, याद रखिएगा। मांडव पहाड़ियाँ हैं जो कहाँ है? गुजरात में है, न कि आपका महाराष्ट्र में। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 26 को देखें कि भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है। 26 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास
नागा अर्जुन सागर वन क्षेत्र में है, ठीक है। नागा अर्जुन सागर क्षेत्र आपका कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है तो आंध्र प्रदेश राज्य में। सवाल नंबर 27 को देखिए, नागा अर्जुन सागर स्थित है। नागा अर्जुन सागर है जो किस नदी पे? तो सभी को पता होगा 27 का एक कृष्णा नदी पे है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 28 को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? चंबल घाटी योजना से संबंधित कौन नहीं है फ्रेंड्स? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसमें देख लेते हैं फ्रेंड्स, कूट में दिया हुआ, ठीक है, कूट में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 और 4 यानी जवाहर सागर, सॉरी गोविंद सागर और गोविंद सागर और क्या, गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो आपका चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। बाकी आपका फ्रेंड्स गांधी सागर और जवाहर सागर है जो आपका चंबल घाटी योजना से संबंधित है। 3 और 4 इसका नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर का चंबल परियोजना है जो आपका राजस्थान में है फ्रेंड्स, ठीक है, और ये चंबल नदी पर ही हो गया, तो इसका याद रखिएगा। ये दोनों जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर ये सभी है जो आपका चंबल नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये देखिए, इसी सवाल यही पूछा गया था ना आपका कि कौन सा नहीं है संबंधित चंबल घाटी योजना से, तो आपका देखिए 3 और 4 नहीं है। चलिए, तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। सवाल नंबर 29 को देखें, 29 नंबर सवाल है, शिव सुंदरम जल विद्युत परियोजना स्थित है किस पे है? शिव सुंदरम। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी हो जाएगा, कर्नाटक में, ठीक है। शिव सुंदरम जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो आपको कर्नाटक राज्य में स्थित है, और ये आपका कर्नाटक में शिव सुंदर परियोजना है जो कावेरी नदी पर अवस्थित है, ये भी जरूर याद रखिएगा, कर्नाटक में पड़ता है शिव सुंदरम कावेरी नदी पर। अगला सवाल को 30 नंबर सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है? आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर कौन सा है? 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा काकीनाडा। काकीनाडा है जो आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। सवाल नंबर 31 को देखिए फ्रेंड्स, कि भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का सर्वाधिक संभाव्यता वाला है? नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, इससे एक सवाल तो आपको आने वाला है। तो सवाल नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौर शक्ति, ठीक है। देखिए, सौर शक्ति जो नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है फ्रेंड्स, और आपका लघु जल विद्युत ये भी है, विशिष्ट आपका है, किसका है? नवीकरणीय का। सभी जो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है याद रखिए, जैसे कि जल शक्ति हो गया, सौर शक्ति हो गया, ये सब है जो, और पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सभी है जो है आपका और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो सबसे ज़्यादा भारत में किसकी संभावना? आपका सौर शक्ति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 32 में फिर देखिए फ्रेंड्स, आपका सुमेलित करने वाला है। इधर शिपयार्ड है फ्रेंड्स, इधर राज्य है, कौन सा शिपयार्ड कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। 32 नंबर सवाल को मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। पहला गार्डन रिच आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है। 1 का 4 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा? 1 का 4 हो जाएगा। 1 मिनट फ्रेंड्स, ये देखिए इधर शिपयार्ड है, तो गार्डन रिच है जो कहाँ पड़ता है आपका? तो आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। उसके बाद में हिंदुस्तान शिपयार्ड आपको आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? हिंदुस्तान शिपयार्ड आपको आंध्र प्रदेश, ये हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। उसके बाद में बच गया मझगांव डॉक्स आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, मझगांव डॉक्स महाराष्ट्र में पड़ता है। उसके बाद में कोचिन शिपयार्ड कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो कोचिन तक को पता होगा, केरला में पड़ता है, यानी कि अब सही हो गया। तो एक बार फिर से रिपीट कर लें, गार्डन रिच पश्चिम बंगाल में पड़ता है, हिंदुस्तान शिपयार्ड है जो आपका कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मझगांव डॉक्स कहाँ पड़ता है? तो आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कोचिन शिपयार्ड कहाँ पड़ता है? तो आपका केरल में पड़ता है। तो सवाल नंबर जो 32 है फ्रेंड्स, ठीक है, 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप मिलाइएगा तो बी हो जाएगा, ठीक है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए, सवाल नंबर 33 को देखते हैं। सवाल नंबर 33 है, किस राज्य में लिग्नाइट कोयला का विशालतम भंडार है? ये पहले भी मैं प्रश्न करा चुका हूँ फ्रेंड्स। लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ? तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और बिटुमिन्स कोयला को मुलायम या सॉफ्ट कोयला कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और आपको पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि जीवाश्म किस चट्टान में पाए जाते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आप सादी चट्टान में जीवाश्म का अवशेष मिलता है, ये सवाल भी हो सकता है पूछा जा सके। तो चलिए, 33 नंबर सवाल का लिग्नाइट कोयला जिसे भूरा कोयला कहते हैं, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में मिलता है। सवाल नंबर 34 को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है? 34 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। पैटागोनियन मरुस्थल है जो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। सवाल नंबर 34 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ये कहाँ पड़ता है? तो दक्षिणी अमेरिका में पड़ के अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक है। ये आपका जो है पैटागोनियन मरुस्थल है जो दक्षिणी अमेरिका के कहाँ? अर्जेंटीना में स्थित है, जो कैसा है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है। 34 नंबर सवाल का राइट आंसर इंपॉर्टेंट है, डी है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। ये कालाहारी मरुस्थल भी आप लोग याद रखिएगा। कालाहारी मरुस्थल में जो जनजाति पाए जाते हैं फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं? बुशमैन कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। बुशमैन जनजाति आपका कालाहारी में पाया जाता है।
चलिए सवाल नंबर 35 को देखिए, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सा है? 35 का गहरी झील आपका क्या बैकाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। विश्व की सबसे गहरी झील है आपका कौन सा है? तो बैकाल झील है, ठीक है। और सबसे मीठा झील तो आपको उत्तरी अमेरिका का सुपीरियल झील विश्व में सबसे मीठे पानी का झील है फ्रेंड्स, वो भी आप लोग याद रखिएगा। बैकाल झील आपका विश्व की सबसे गहरी झील है। सवाल नंबर 36 को देखें कि येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? 36 नंबर सवाल का येलो स्टोन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस करें। तो आपका यूएसए में पड़ता है ना, ऑप्शन नंबर डी येलो स्टोन नेशनल पार्क आपको कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी येलो स्टोन नेशनल पार्क आपका अमेरिका में यूएसए में है। सवाल नंबर 37 को देखें, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक, देखिए चांदी का मैं कल ही एक ट्रिक से बताया था फ्रेंड्स, चांदी मैं किसको दूं, अगर जो वीडियो देखे होंगे मेरा तो उनको बिल्कुल याद हो जाएगा। तो विश्व में सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ होता है, तो मैं किसको, इस सेंटेंस क्या याद रखना है, चांदी मैं, देखिए चांदी मैं किसको यहाँ पर लगा दे दूँ, चांदी मैं किसको दूँ, यानी चांदी मैं किसको दूँ, यानी चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका मैं किसको, कभी नहीं जिंदगी में भूलिएगा। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 38 को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा समय दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील ज्वालामुखी एक्टिव यानी क्रियाशील ज्वालामुखी आपको छांटना है? सवाल नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 2 और 4, यानी कि एटना और वेसुवियस, ये दोनों है जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, क्रियाशील ज्वालामुखी है, ठीक है। और एकांकागुआ और किलिमंजारो है जो शांत ज्वालामुखी है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल पढ़ देता हूँ, पहले आंसर देख लें इसका, कूट में मिलाइएगा फिर से 2 और 4, यानी कि आंसर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 2 और 4। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील ज्वालामुखी है? तो आपका एटना और वेसुवियस है जो क्या सक्रिय ज्वालामुखी है। अब इसके बारे में देख लेते हैं एकांकागुआ और किलिमंजारो के बारे में, इसके बारे में थोड़ा सा जान ले फ्रेंड्स, इससे सवाल पक्का आने वाला है आपको एग्जाम में। कहा गया अगर पूछे फ्रेंड्स कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी कौन सा है फ्रेंड्स, मृत ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपका एकांकागुआ हुआ है। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछे विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी एकांकागुआ है, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो ये पेरू में पड़ता है, एंडीज पर्वतमाला में स्थित है, ये वाला एंडीज पर्वतमाला में एकांकागुआ स्थित है। दूसरा होगा आपका किलिमंजारो, तो किलिमंजारो है जो अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका का ये शांत आपका ज्वालामुखी है। और एटना कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? इटली का है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद में फ्रेंड्स वेसुवियस है जो भूमध्य सागर का प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये भूमध्य सागर का है, ठीक है। प्रसुप्त यानी कि आप लोग ये लोग एक्टिव है, सक्रिय है। तो एकांकागुआ है जो किसा है फ्रेंड्स? शांत हो गया, सबसे ऊंचाई पर मृत है। और आपका जो ये भी किलिमंजारो है जो आपका शांत है। तो सभी का मैं कॉन्सेप्ट बताया, सबका आप लोग याद रखिएगा। तो 38 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। एटना कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? इटली का सक्रिय ज्वालामुखी है, मैंने बताया भी, याद रखिएगा। सवाल नंबर 39 को देखिए, साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है, क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल, देखिए साबुन का जो बुलबुले होते हैं उसका आंतरिक दाब क्या होता है? 39 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है जो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। चलिए सवाल नंबर 40 को देखते हैं। सवाल नंबर 40 आपका है, सवाल नंबर 40 का है फ्रेंड्स कि एक मकान में 2 बल्ब में से एक दूसरे से अधिक रोशनी यानी चमकदार है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? तो देखिए सवाल नंबर जो 40 है इसका राइट आंसर ऑप्शन है मंद रोशनी वाले बल्ब में क्या उच्चतर अवरोधक होगा। ऑप्शन नंबर 40 का ए है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 41 को देखें। सवाल नंबर 41 आपका है फ्रेंड्स कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है? 41 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 1000 कितना 940 का। सवाल नंबर 42 को देखिए। सवाल नंबर 42 है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित राज्यों में उनके बालकों के लिंगानुपात अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, अवरोही क्रम में कराएं। तो चलिए फ्रेंड्स अवरोही क्रम में देते हैं। तो 42 नंबर सवाल है ना, तो 42 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 जो है फ्रेंड्स आपका बिल्कुल अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, ठीक है। पहला में आपका आ जाएगा अवरोही करा है मिजोरम, उसके बाद क्या हो गया मेघालय, उसके बाद में हरियाणा, उसके बाद में पंजाब। अवरोही और आरोही मतलब समझे फ्रेंड्स, अवरोही हो रहा है एक आरोही आ रहा है। अवरोही मैंने हो गया घटते हुए क्रम में, ठीक है, पहले बड़ा होगा उसके बाद छोटा होगा। और आरोही में हो गया फ्रेंड्स कैसे, पहले छोटा होगा फिर उसको 1 2 3 4, ये हो गया जो आरोही क्रम हो गया। अवरोही हो गया 4 3 2 1, समझ गए होंगे। तो क्या कर रहा था यहाँ पर अवरोही क्रम में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 43 को देखें। सवाल नंबर 43 लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब तो सबको पता होगा, मावलंकर थे ना। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वासुदेव मावलंकर थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 44 को देखें। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है, किसके अंतर्गत वर्णित किया जा सकती है? 4 का जो भारत का है जो,
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारत का जो अर्थव्यवस्था है फ्रेंड्स कैसी है, तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 45 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 45 आप लोग के सामने है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का निम्नतम प्रतिशत मिलता है? गरीबी रेखा के नीचे 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पंजाब हो जाएगा। ठीक है, जितना भी आपका स्टेट दिया हुआ है उसमें से पंजाब हो जाएगा। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 46 को देखें। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ था? 46 नंबर सवाल का जो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 1952 में। बहुत अच्छा सवाल है। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 में हुआ था। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 47 को देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो सभी को पता होना चाहिए 47 का जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था कृषि पर ज़्यादा जोर दिया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, और ये आपका हैरा डोमर के फार्मूला पे आधारित था ना। तो सवाल नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि का विकास पर, और ये डोमर के फार्मूला पर आधारित है। ये भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 48 को देखें कि भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है, किस राज्य से होता है? 48 का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से। याद रखिएगा, भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी 48 का राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल को देखिए। हाँ फिर तो सवाल नंबर 49 को देखिए। सवाल नंबर 49 आपका, भारत में चावल का आधिक्य उत्पादक है। देखिए फ्रेंड्स, ये अजीब सा क्वेश्चन कर दिया। सभी को पता है कि चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा आपका पश्चिम बंगाल में होता है। ऑप्शन में कहीं दिया नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन को छोड़िए। कभी कभी कोई प्रश्न में ऐसा ऐसा रहता है फ्रेंड्स, स्टेट में भी रहता है फ्रेंड्स, जिसमें गड़बड़ रहता है। ठीक है, 49 नंबर सवाल को छोड़ें क्योंकि कहीं इसमें आपका पश्चिम बंगाल नहीं दिया है। चलिए सवाल नंबर 50 को देखते हैं। सवाल नंबर 50 है आपका कि भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है, कितने वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है फ्रेंड्स? तो 50 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 वर्षों के लिए। ध्यान रखिएगा, भारत में वित्त आयोग का गठन आपको 5 वर्षों के लिए किया जाता है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 51 को देखिए। सवाल नंबर 51 आपका है फ्रेंड्स, 51 नियोजन आयोग के विशेषज्ञ पैनल ने हाल ही में कर लगाने योग्य आय पर उपकर की संस्तुति की है। कर आय फ्रेंड्स आपका कि नियोजन आयोग के विशेषज्ञ पैनल ने हाल ही में कर लगाने योग्य आय पर उपकर की संस्तुति की है। तो 51 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा के विस्तार हेतु ऐसा किया गया। ठीक है, 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सवाल नंबर 52 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 52 आपका है, बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो, देखिए इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा सवाल है। तो सवाल नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो बैंकों द्वारा ऋण लेने वालों से ली जाती है। 52 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 53 को देखें। सवाल नंबर 53 आपका फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण नहीं है? जल प्रदूषण इसमें से कौन नहीं है? सवाल नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर तांबा। ठीक है फ्रेंड्स, तांबा है जो आपका जल को प्रदूषित नहीं करता, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए अक्सर लोग तांबे के बर्तन में पानी पिया करते हैं। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है, तांबा नहीं। बाकी जस्ता, निकेल, सल्फर सभी है जो जल को प्रदूषित करते हैं, तांबा नहीं करता है। सवाल नंबर 54 को देखिए। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी, किसने की थी? 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ फोरियर ने। ये बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की थी? तो जोसेफ फोरियर इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 55 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? बहुत अच्छा सवाल 55 का हो जाएगा फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा आपका प्राकृतिक रूप से क्या हो जाएगा? आपका कार्बन डाइऑक्साइड ना हो जाएगा। तो सवाल नंबर 55 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस को सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 56 को देखते हैं। सवाल नंबर 56 है, सोयाबीन के दाने में तेल की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? 56 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सोयाबीन के में आपका करीब 38 से 40% तेल की मात्रा होता है दाने में। सवाल नंबर 57 को देखें। सवाल नंबर 57 है, कौन देश गैसोहोल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है? गैसोहोल का 57 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब्राजील है, जो आप गैसोहोल का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। 57 का ही। सवाल नंबर 58 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 58 है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये सवाल तो आपको पूछेगा ही पूछेगा। 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस है जो 5 जून को मनाया जाता है फ्रेंड्स। और कब से मनाया जा रहा है? तो याद रखिए 1972 ईस्वी से कंटिन्यू ये मनाया जा रहा है। इसको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को लेते हैं। आपका अगला सवाल है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण,
ठीक है। तो अब इसका भी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स। अब कहाँ पड़ता है आपका राष्ट्रीय परिवहन अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ, नागपुर में अवस्थित है। तो आपका जो सवाल नंबर 59 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागपुर इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 60 को देखिए। सवाल नंबर 60 आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है। 60 नंबर सवाल को देखिए। 60 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में सबसे ज़्यादा तांबा मिलता है। तो सवाल नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। तांबा का सबसे अधिक भंडार कहाँ है, तो राजस्थान में। सवाल नंबर 61 को देखिए। सवाल नंबर 61 आपका है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, कौन सा अधिनियम के तहत है जो बर्मा है जो भारत से अलग हुआ था। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा है जो भारत से अलग हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, कितना 1935 की भारत सरकार अधिनियम। चलिए सवाल नंबर आपका 62 को देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये तो बहुत बार बताए हैं फ्रेंड्स। 62 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी फ्रेंड्स, ठीक है। और सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। किसके अध्यक्षता में हुई थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी फ्रेंड्स। और इन्हीं को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको 11 दिसंबर, ठीक है, याद रखिए 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का जो बैठक हुआ फ्रेंड्स, उसमें आपको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ये सभी याद रखिएगा। अगला सवाल को लेते हैं। 63 नंबर सवाल है, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों को शोषण से संबंधित है। बालकों का शोषण वाला तो कितना बार आ चुका है फ्रेंड्स, ये सवाल मैं लिख के कहता हूँ कि आपको पक्का पूछा जाएगा। आपका 14 को पूछा जाए फ्रेंड्स, या तो आपको 21 को जरूर पूछा जाएगा। तो 63 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना, अनुच्छेद 24 हो जाएगा, जिसमें आपको बालक के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 24, 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। सवाल नंबर 64 को देखिए फ्रेंड्स। 64 नंबर सवाल, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का समावेशन है। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का समावेशन है। 64 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के क में, याद रखिएगा 4 के क में मूल कर्तव्य जो कहाँ के संविधान से लिया गया, तो सोवियत संघ रूस से लिया गया, यह भी याद रखिएगा। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए सवाल नंबर 65 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते है जो आपको संचित निधि पर भारित नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी जितने भी इसमें आपका है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन हो गया, भारत के नियंत्रण महालेखा का हो गया, लोकसभा आयोग का, सभी का है जो व्यय है जो किस पे पड़ता है, संचित निधि पर। जबकि भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते जो संचित निधि से नहीं मिलते हैं। तो 65 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। सवाल नंबर 66 को देखा जाता है, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। ये सवाल भी बिल्कुल आने की पूरी संभावना है, ठीक है। याद रखिएगा राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाइएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के चुने जाते हैं किस तरह से, तो ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आपका भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी 66 का राइट आंसर है। सवाल नंबर 67 को देखें। सवाल नंबर 67 आपका क्या है, सवाल नंबर 67 आपका फ्रेंड्स की निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। 67 का जो आपका राइट आंसर है, कौन सा कथन सही आपको बताना है। तो 67 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका बिल्कुल सही है। 67 का जो क्या करा है, कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन 67 का राइट आंसर डी होगा। बाकी जो गलत है, देखिए डी में क्या है, धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बाकी यहाँ पर धन विधेयक राज्यसभा में गलत है, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में भी गलत है, धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता, धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित नहीं किया, यह भी गलत है, धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। 67 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। सवाल नंबर 68 को देखिए फ्रेंड्स। 68 नंबर सवाल आपका है, 68 नंबर सवाल है, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। 68 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट आंसर है, बाकी सभी है जो इसका गलत है, ठीक है। गलत में क्या क्या है वो भी देख लें। इसके सदस्य राज्य में प्रादेशिक नहीं, गलत है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को, गलत है। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा बोलने, गलत है, ठीक है। तो राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही है। 68 का राइट आंसर ऑप्शन, राज्यसभा विघटन नहीं होता है। ये राज्यसभा अस्थायी सदन होता है। कैसा होता है, अस्थायी सदन होता है, याद रखिए, और उच्च सदन है। चलिए सवाल नंबर 69 को देखें। भारतीय संसद में सम्मिलित है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है, करीब करीब सभी एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, इसे पूछा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन करीब करीब सब मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोग को,
और क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाया, कॉमेंट्स लगाया, अच्छी तरह से पढ़ेगा तो क्वेश्चन पकड़ जाए। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, इसे भी पूछा जा सकता है। या तो भारतीय संसद में कौन सम्मिलित है, ये भी पूछा जा सकता है। ये तो पूछा जा सकता है संसद के इनमें से कौन अंग नहीं, इसे भी पूछा जा सकता है। तो चलिए 69 नंबर सवाल का तो जवाब आप लोग सोच लिए होंगे। अब भारत संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के संसद बने हैं। चलिए अगला सवाल 70 नंबर सवाल को, तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, ये भी सवाल करीब करीब एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन, उपराष्ट्रपति होता है। 71 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है, कौन सा नहीं है। 71 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बजट। बजट है जो आपका संविधान में नहीं है। बाकी वार्षिक वित्तीय विवरण है, विनियोग विधेयक भी है, भारत की संचित निधि सभी है जो संविधान में उल्लेखित है, जबकि बजट के बारे में उल्लेख आपको कहीं नहीं मिलेगा। 71 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है आपका, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 73 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। 73 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हुआ, चंद्रशेखर। ठीक है, चंद्रशेखर है जो फ्रेंड्स जब भारत के प्रधानमंत्री बने, इसके पहले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। 73 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 75 को देखिए। सवाल नंबर 75 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की तीसरी समवर्ती सूची में शामिल है। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, दंड प्रक्रिया जो शामिल है। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस में पंचायती राज संस्था नहीं है। तो आपका नागालैंड राज्य है जो इसमें पंचायती राज संस्थान है। ऑप्शन नंबर 76 का सी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 77 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अनिवासी भारतीयों की शुद्ध जमा। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स आपका कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो भारी जल का किया जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 79 को देखिए, एक माइक्रोन की लंबाई प्रदर्शित करता है। तो देखिए सेंटीमीटर में कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स अगर मीटर में कहता है तो 10 के पावर कितना होता है, 10 के पावर -6 मीटर होता है। ये मीटर में कहेगा तो यहाँ देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करिएगा फ्रेंड्स तो इतना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी 10 के पावर कितना -4 सेमी होगा, सेंटीमीटर होगा। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, अगर मीटर में कहेगा फ्रेंड्स तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, लेकिन सेंटीमीटर में रहेगा तो ऑप्शन नंबर बी 79 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 80 को देखिए फ्रेंड्स कि आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के किसके कारण, ये हो सकता है सवाल पूछा जाए। 80 का राइट आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 81 को देखिए, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए। 81 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और डेसिबल क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता ना, यानी डेसिबल मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। 81 का भी हो गया। सवाल नंबर 82 को देखिए। सवाल नंबर 82 आपका फ्रेंड्स कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूल या नियंत्रित करता है। ठीक है, कमरे में लगा हुआ वातानुकूल यानी जो एसी होता है फ्रेंड्स क्या नियंत्रित करता है। तो 82 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। चलिए सवाल नंबर 83 देखिए, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। चलिए ये भी अच्छा सवाल है। तो 83 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यही कारण है कि खतरे के संकेत के लिए लाल का प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 84 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 84 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। तो हास्य गैस के बारे में सभी जानते हैं फ्रेंड ना, क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड ना, यानी 84 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या लाफिंग गैस भी आपको कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसका अनुसूत्र भी आप लोग याद रखें N2O होता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस कहा जाता है। 85 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। 85 का राइट आंसर होगा, क्या होगा फ्रेंड्स, फल पकाने के लिए। तो 85 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा 85 नंबर सवाल का बी हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपका देखिए कैल्शियम कार्बाइड या जल की प्रक्रिया द्वारा क्या एसिटिलीन का निर्माण होता है। कहीं कहीं पे आपको इथिलीन भी रहेगा, एसिटिलीन भी रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो ऑप्शन दिया है उसमें से आपको राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, ऐसे आपको कहीं कहीं देगा निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल को पकाने में प्रयोग में लाया जाता है। फ्रेंड्स आपका इथिलीन भी आपको देगा कहीं कहीं। ठीक है, इथिलीन गैस का जो फल को पकाने में प्रयोग किया जाता है।
तो इसके हिसाब से 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड आपको फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सवाल नंबर 86 को देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है। जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है और वो कौन सा वायु प्रदूषक गैस है। तो 86 का क्या हो जाएगा, 86 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा 86 का। चलिए सवाल नंबर 87 को देखते हैं। सवाल नंबर 87 आपका फ्रेंड्स सभी साइंस से सवाल अभी है कि ट्रांसफर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए, यानी कम बेसी करने के लिए। ये बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, हो सकता है पक्का पूछा जाए। तो ट्रांसफर का उपयोग किया जाता है, इसका किसके लिए उद्देश्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए, घटाने बढ़ाने के लिए। सवाल नंबर 88 को देखें, पुच्छल तारे की पूछ दिशा सदैव होती है, तो इसका क्या होता है फ्रेंड्स आपका सूर्य से दूर की ओर होता है ना, सूर्य की दूर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव क्या होता है, सूर्य से दूर की ओर होती है, याद रखिएगा। चलिए 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए सवाल नंबर 89 को देखते हैं। सवाल नंबर 89 क्या है फ्रेंड्स कि निपेथिन्स खासियाना यानी घटपर्णी जिसको कहा जाता है नामक दुर्लभ एवं आपाती पौधे को पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, यानी घटपर्णी पौधा है जो कहाँ पाया जाता है, यही पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय में ज़्यादा पाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 90 को देखिए, अफीम पोस्त पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। अफीम किससे प्राप्त किया जाता है फ्रेंड्स, चलिए फटाफट गेस करिए। सवाल नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी अधपके फल से ना। अफीम है जो क्या पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। सवाल नंबर 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अफीम पोस्त है जो पौधे के अधपके फल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस युग की बीमारियां का कारण विषाणु है। कौन सा किसके कारण होता है, विषाणु होता है फ्रेंड्स। देखिए युग में देख लीजिए। सवाल नंबर 91 का क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका बी हो जाएगा। ठीक है, पोलियो और बर्ड फ्लू है जो आपको किससे होता है फ्रेंड्स, तो आपको वायरस यानी विषाणु जनित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इससे भी एक सवाल पूछा जाएगा, ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया से। 92 को देखें फ्रेंड्स आपका, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है। पक्षी वर्ग में कौन सा नहीं आता है जो उड़ता है। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चमगादड़। ठीक है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता। चमगादड़ तो उड़ता है लेकिन ये पक्षी वर्ग में चमगादड़ को नहीं रखा गया फ्रेंड्स, बाकी कौवा तोता चिड़ी सबको रखा गया। चलिए सवाल नंबर 93 को, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है। तो सभी जानते हैं हड्डी और दांत के निर्माण में क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। 93 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैल्शियम फास्फोरस। 94 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो देखिए पादप हार्मोन यहाँ से ही झलक रहा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं इंसुलिन है जो हम लोग का अग्नाशय ग्रंथि से मानव में होता है। बाकी साइटोकाइनिन, इथिलीन, जिब्रेलिन ये सभी जो पादप हार्मोन का उदाहरण है। चलिए सर 95 को देखते हैं। 95 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से आंखों के निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को किसके दूर किया जा सकता है फ्रेंड्स, तो आपका अवतल लेंस होगा ना। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि को उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर। सवाल नंबर 96 को देखिए फ्रेंड्स, बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। ये भी सवाल मैं पहले बता चुका हूँ, आजीविकों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 97 देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 97 देख ले। सवाल नंबर 97 आपका है कि निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का राज्यपाल नहीं रहा। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार के राज्यपाल नहीं रहा है। तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका मुबारिज खां है जो नहीं रहा है। चलिए सवाल नंबर 98 क्या कर रहा है आपका, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। बंगाल के कौन सा नवाब था जो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा आपका, आप मेरे ख्याल से मीर कासिम होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। जी हाँ, ऑप्शन में आपका मीर कासिम आ रहा है, मीर जाफर वाले मीर कासिम। ऑप्शन नंबर सी। 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, यानी आपका मीर कासिम का राजधानी कहाँ थी, तो मुंगेर थी। चलिए 99 नंबर सवाल को देखिए, अच्छा समझिएगा। बिहार से अलग कर ओडिशा को, किसको, उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया था। तो बिहार से अलग कर उड़ीसा को कब बनाया गया था, 1936 में बनाया गया था ना। 1936 कौन सा ऑप्शन में है फ्रेंड्स, देख लीजिए 1980, यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा। इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं, बिहार कितने देशांतर तक स्थित है। 100 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 100 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार कितने देशांतर तक स्थित है फ्रेंड्स, तो आपका जो आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, यही आपका पूर्वी देशांतर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। कितना, 83 डिग्री है फ्रेंड्स आपका, और इधर कितना 88 डिग्री के बीच में आपका ये स्थित है। तो इसको याद कर लेगा। तो ये देखिए 100 प्रश्न था प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स। देखिए सभी तरह से और सभी तरह के बुक से मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि अच्छी तैयारी हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत सारे बुक है, सभी से मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, जो इसका जिसका क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।